Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Farhan Khan Abbasi and you all are watching Executive Coaching Center's Zoom online video sessions. और हमारा जो सेशन ये चल रहा है ये इंग्लिश ऐसे का है, क्रिएटिव राइटिंग, सेल्फ राइटिंग का है. प्रीवियसली हमने बहुत से सोशो पॉलिटिको और इकोनॉमिक एरियाज के ऊपर कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की है. आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट रीजनल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स. आने वाले वक्त के जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है दुनिया की वो क्या होगी. एक कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का. हंटिंगटन की थ्योरी है जिसको रिबाटोसी के स्टूडेंट ने किया था, एंड ऑफ हिस्ट्री के नाम से फ्रांसिस फुकुयामा ने. लेकिन 2011 के बाद जब दुनिया के जो मारूजी हालात हैं वो तब्दील हुए और हमने दुनिया में देखा कि एक बार फिर ईस्ट और वेस्ट की जंग चल रही है. अरब स्प्रिंग से एक नया रिएक्शन आया है मिडिल ईस्ट के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर. वॉर ऑन टेरर की वजह से वेस्टर्न एंड इस्लामिक वर्ल्ड ऑर्डर की डिवाइड भी हो रही है. तो दोबारा हमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की इमरजेंस नजर आई और एक ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया हमारे लिए. आज के अगर मौजूदा बर्रे सगीर को देखा जाए तो आपको भारत यानी इंडिया के अंदर हिंदुत्व के नाम से एक मजहबी इंतहा पसंदी नजर आती है. आज से 5, 7, 8 साल पीछे अगर हम जाएं तो बर्मा जिसको म्यांमार कहा जाता है, वहां पर रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो नस्ली फसादात और जिनोसाइड किया गया. अगर आप फलस्तीन यानी पैलेस्टाइन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को इन डिटेल अंडरस्टैंड करें तो उसके पीछे भी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नजर आती है. वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट जो अफगान मुजाहिदीन, मैं ये टर्म पहले भी इस्तेमाल कर चुका हूँ कि वो तमाम लोग जो अपने मुल्क की बका के लिए, अपनी मुल्क की सालमियत के लिए, अपने मुल्क के दिफा के लिए हथियार उठाते हैं किसी एक्सटर्नल एग्रेसर के खिलाफ जो कि उनके मुल्क पर आकर हमला करे, तो उनको मुजाहिद भी कहा जाता है और इस्लामिक टर्म है और वो जिहाद करते हैं. तो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद जितने तालिबान फ्रिक्शंस हैं, जितने सेगमेंट्स हैं जो कि अमेरिकन फोर्सेस जिसको इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स आईसैफ कहा जाता है, उसके अगेंस्ट अगर वो कोई आर्म कॉम्बैट कर रहे हैं तो उसको हम जिहाद ही कहते हैं. तो अगर आप देखें तो वो भी एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन ही आपको नजर आता है. इस्लामोफोबिया के ऊपर हमने अभी पिछले दिनों एक लेक्चर रिकॉर्ड किया, आपसे डिटेल में डिस्कशन की. प्लूरलिस्टिक विजन ऑफ इस्लाम के ऊपर हमने बहस की. वेस्ट में इस्लामोफोबिया से रिलेटेड चीजें हमने डिस्कस की. तो ये भी हमें कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की वजह से ही नजर आता है. दुनिया चूंकि नेशन स्टेट्स में डिवाइड हो चुकी है, 1930 के बाद वीजा पॉलिसी आ गई और छोटे छोटे दड़बों और टेरिटरी के कॉन्सेप्ट के अंदर हर एक को बाउंड्री में बंद कर दिया गया और इस नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट ने और ज्यादा लोगों को दूर किया. लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया, 21वीं सदी का आगाज हुआ, तो हमने ये देखा कि फिर कुछ नए ट्रेंड्स भी सामने आए. कुछ झूठ जो थे वो खुल के सामने आए. कौमों के बारे में, मुल्कों के बारे में, तहजीबों के बारे में, इकोनॉमीज के बारे में हमें बहुत से कॉन्फ्लिक्ट नजर आए. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को भी देखेगा. इकोनॉमिक वॉर जोन्स जो बन चुके हैं, यानी अब जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हम देखते हैं, हाइब्रिड वॉर देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल वॉर्स. हाइब्रिड का मतलब होता है एक से ज्यादा चीजों को एक जगह इकट्ठा कर देना, जिसमें आप काइनेटिक वॉर भी देखते हैं, ट्रेडिशनल वॉरफेयर भी देखते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स यानी टेररिज्म के थ्रू भी वॉर देखते हैं, इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी देखते हैं, डिप्लोमेटिक इंटरवेंशंस देखते हैं, मुल्कों की हुकूमतों को गिराना या बनाना, इस तरह के मामला. फिर नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट आप देखते हैं. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट बड़ा सिंपल सा है, मेरा IR पे इस पे लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है. कि एक नॉर्मली किसी मुल्क ने आप पे हमला करना है तो आपने अपना दिफा करना है और उस दिफा के लिए आपने जो बेहतरीन इक्विपमेंट्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करना है. बट नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट क्या होता है, इसमें कोई मुल्क डायरेक्टली आप पे हमला नहीं करता,
بلکہ قدرتی آفات بھی آ سکتی ہیں, زلزلے آ سکتے ہیں, گلوبل وارمنگ ہو سکتی ہے, کلائمیٹ چینج ہو سکتا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے مختلف شہروں میں اسموگ ہوتی ہے, پچھلے 3-4 سال سے ٹڈی دل لوکس کا حملہ ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں بایو وارفیئر, جو کہ 5th جنریشن وارفیئر کا بہت بڑا ٹول ہے, کہ بائی ڈیزائن جو وائرسز اور بیکٹیریاز ہوتے ہیں ان کا جینیٹک کوڈ چینج کیا جاتا ہے, ان کو لیبارٹری میں زیادہ اسٹرینتھن کیا جاتا ہے. یاد رکھیے گا وائرس یا بیکٹیریا کو بنایا نہیں جا سکتا, ایگزسٹنگ وائرسز اور بیکٹیریاز کا جینیٹک کوڈ ماڈیفائی کر دیا جاتا ہے. اسی طرح انفارمیشن وارفیئر آپ دیکھ رہے ہیں, تو یہ تمام قسم کی جنگیں مل کے ہائبرڈ وار بناتی ہے. جس طرح کووڈ-19 کے بارے میں بھی بہت کچھ ابھی سامنے آ رہا ہے کہ یہ بھی بایو ویپن کے طور پہ یوز ہو سکتا ہے, یا ہوا ہو یا ہو رہا ہو. تو ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ بہت سے ایریاز کے اوپر ہم بات کرنے لگے ہیں, اسی لیے اس کے میں نے 2-3 پارٹس بنا دیے, اور ہمیں 2-3 حصوں میں ڈیٹیل میں اس کو انڈرسٹینڈ کرنا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس سے آپ کا کرنٹ افیئر اور پاکستان افیئر سے ریلیٹڈ بہت سا کنٹینٹ تیار ہوگا, اور آپ کو ایک انکریجمنٹ ملے گی کہ آج کل جو مٹیریل یا جو کنٹینٹ اخبارات میں, ریسرچ آرٹیکل میں پبلش ہو رہا ہے, جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کی جو کمپریہنشن ایبلٹی ہے, انڈرسٹینڈنگ ہے اس لٹریچر سے ریلیٹڈ, وہ بہتر ہو جائے گی. کیونکہ میں پہلے ہی آپ کی ایک گراؤنڈ, انٹلیکچوئل گراؤنڈ آج ڈیولپ کرنے کی کوشش کروں گا ان کانسیپٹس کے بارے میں, کہ واٹ از کلیش آف سیولائزیشن, کیسے ہوتا ہے, انفارمیشن وارفیئر کیا ہے, 5th جنریشن وارفیئر کیا ہے, ہائبرڈ وار کیا ہے, اکنامک وار زونز کیسے بنتے ہیں, کیسے اکنامک وار ہو رہی ہے, نان ٹریڈیشنل سیکیورٹی تھریٹس کیسے ہو رہے ہیں, اور یہ تمام چیزیں کیا دنیا کو اب تیسری عظیم جنگ کی طرف تو نہیں دھکیل رہی, یعنی ہم 3rd ورلڈ وار کی طرف تو نہیں جا رہے. تو ان تمام ایریاز کو میں نے ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کیا اور ایک ہی ٹاپک ان کا بنایا ہے. یوزلی ایسا نہیں ہوتا, لیکن ہم چونکہ پریپریشن کر رہے ہیں, اور جب آپ پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ماڈل کو فالو کرتے ہیں دیٹ پریپیئرڈ فار دا ورسٹ, یعنی مشکل سے مشکل سوال کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور یہی ایک فلسفی ہے کمپیریٹیو ایگزامینیشن کو ہائی گریڈز میں ٹاپرز کی لسٹ میں کوالیفائی کرنے کے لیے. تو چلتے ہیں جی, سلائیڈ شیئر کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو, دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. ہمارا آج کا ٹاپک ہے جی, چونکہ یہ گلوبل ایشو سے ریلیٹڈ ہے تو میں نے اس کو ریکمینڈ کیا ہے سی ایس ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, پروونشل مینجمنٹ سسٹم پی ایم ایس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, جوڈیشری میں ہمارا آپ کو پتا ہے اب ذرا سسٹم چینج ہو گیا تو اس میں بھی آپ کے کرنٹ افیئر, پاکستان افیئر اور انگلش ایسے میں ٹاپکس آپ کو کرنے پڑتے ہیں. انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز آئی اے ایس اور یو پی ایس سی یونین پبلک سروس کمیشن, کیونکہ یہ گلوبل پرسپیکٹو میں ہے تو یہ کہیں پر بھی اس طرح کے ٹاپکس پہ کوشچن آ سکتا ہے. تو ہمارا آج کا جو سوال میں نے فریز کیا ہے, یا آج کا جو ایسے کا ٹاپک میں نے فریز کیا ہے, اٹ از اباؤٹ contemporary world is witnessing the menace of clash of civilization. آج کا دنیا, آج کا دور ایک مشاہدہ کر رہا ہے, وٹنس کر رہا ہے ایک ایسے عذاب کی, ایک ایسی مصیبت کی جس کا نام ہے کلیش آف سیولائزیشن. نمبر 1. نمبر 2, اکنامک وار زون. ہمارے ارد گرد بہت سے اکنامک وار زونز بن چکے ہیں, یعنی جن کے اوپر اب فردر جنگیں ہوں گی, یعنی اکنامک وارز ہوں گی. ہائی ٹیک ملٹریز, obvious سی بات ہے, ہائی ٹیک ملٹریز بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. آج کی دنیا میں آپ جس 21ویں صدی کے جس ایرا میں سیکنڈ ڈیکیڈ آف 21st سینچری بھی گزرنے والا ہے, آج 1 جولائی ہے, 6 مہینے 2020 کے بھی گزر چکے ہیں. تو ہائی ٹیک ملٹریز کیا ہوتی ہیں, ریولوشن ان ملٹری افیئر کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے, اینڈ انفارمیشن وارفیئر. ان چیزوں کو تو ایگزامینر یا اس ٹاپک کے اکارڈنگلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو ہم وٹنس کر رہے ہیں, یعنی کلیش آف سیولائزیشن کو, اکنامک وار زونز کو, ہائی ٹیک ملٹریز کو, انفارمیشن وارفیئر کو, جس کو فردر اگر آپ دیکھیں تو ہائبرڈ وار, 5th جنریشن وار کی ایک شکل نظر آتی ہے. آر وی رشنگ ٹورڈز 3rd ورلڈ وار؟ اب ایگزامینر نے کوশ্چن بنا دیا اس کا, یعنی پیچھے اس نے آپ کو مواد دے دیا ہے, ریزن دے دی ہے, اور ڈائریکٹلی آپ سے نہیں پوچھا آر وی رشنگ ٹورڈز 3rd ورلڈ وار, کیا تیسری عظیم جنگ ہونے لگی ہے.
تو अगर आप देखें तो जितनी बड़ी स्टेटमेंट होती है उतना आसान होता है उस स्टेटमेंट को समझना. अगर सिर्फ होता आर वी रशिंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर, अग्री और डिसएग्री इस पे लिखें तो इसी किसी और एस्पेक्ट में लिखना पड़ता, हमें प्रूव करना पड़ता. लेकिन यहाँ एग्जामिनर चूंकि हमें पहले से ही पॉइंट्स बता रहा है कि आज की दुनिया इन इन चीजों का सामना कर रही है, तो इनको मद्देनजर रखते हुए अब आपने बताना है क्या हम तीसरी अजीम जंग की तरफ जा रहे हैं. तो अब इस तरह के ऐसे को अगर आपके सामने कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है तो अटेम्प्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड्स आपको दे दी गई हैं, फैक्टर्स आपसे शेयर कर दिए गए हैं, वजूहात आपको बता दी गई हैं कि ये वजूहात हैं जिनकी वजह से हालात खराब हो रहे हैं और हम इनको विटनेस कर रहे हैं, और क्या इनकी वजह से हम तीसरी अजीम जंग की तरफ जा रहे हैं. अगर हाँ तो फिर आपने प्रूव करना, और मैं अगर इस टॉपिक को अटेम्प्ट करूंगा तो मैं इसके हक में लिखूंगा, इस नैरेटिव को ही आगे जाके बयान करूंगा, रादर देन इसको डिनाई करूं या इसके ऑपोजिट लिखूं. तो स्टेप नंबर 1, जब कोई टॉपिक हम पिक कर लेते हैं तो हम नंबर 1 उसके सेगमेंट्स बना लेते हैं. तो सेगमेंटेशन के एरिया में आप देखें तो क्या करेंगे, जितना भी टॉपिक हमें ऊपर दिया गया है उसके जो की वर्ड्स हैं उसको हम हाईलाइट करते हैं, क्योंकि पेपर में हम आखिरी पेज पे आंसर शीट पे लिखते हैं, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और इसको आप सर्कल भी कर सकते हैं. तो पहली तो बात है कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड इज विटनेसिंग. नंबर 1, menace ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. तो पहली तो बात, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को आज की दुनिया विटनेस कर रही है. अच्छा. नंबर 2, इकोनॉमिक वॉर जोन्स. आज की दुनिया में बहुत से इकोनॉमिक वॉर जोन्स बन चुके हैं. ओके जी. नंबर 3 पे चलते हैं, हाई टेक मिलिट्रीज. ये एग्जामिनर हमें खुद ही बता रहा है कि आज की दुनिया में देखें जी ये चीजें चल रही हैं. और उसके बाद वो कहता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो आपको मीडिया पे भी नजर आता है, सोशल मीडिया पे भी और भी बहुत सी जगहों पे नजर आता है. और उसके बाद जो तीसरी बात एग्जामिनर हमसे कर रहा है कि आर वी रशिंग टूवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर. तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है या रश करना है, भागकर तीसरी जंग अजीम तक पहुंचना है, इसका मतलब ये है कि क्या हम बहुत ही स्पीड के साथ तीसरी अजीम जंग की तरफ जा रहे हैं और दुनिया अब विटनेस करेगी तीसरी बड़ी जंग, जिस वक्त दुनिया में लेजिटिमेट 9 न्यूक्लियर पावर हैं और एक्सपेक्टेड 11 न्यूक्लियर पावर हैं. यानी वो न्यूक्लियर कंट्रीज, वो न्यूक्लियर पावर जो अभी डिक्लेयर नहीं हुए, जिसमें नॉर्थ कोरिया है, जिसमें ईरान है, जिसमें सऊदी अरेबिया है, जिसमें इजराइल है. इसके अलावा कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके ऊपर शक किया जा रहा है कि ये भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हो सकते हैं. इसके अलावा अभी 7 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में यकीन है दुनिया को, जिसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, जर्मनी भी है, रशिया भी है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, यूके भी है. मिसाइल सिस्टम भी इन मुल्कों के पास है. इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल भी हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक की रेंज है. फिर डिफेंस शील्ड्स भी हैं. फिर हाई टेक एयर डिफेंस है, जिसमें आप JS-17 थंडर की जो नई जनरेशन, थर्ड जनरेशन जो हमारी आई है, उसकी तो स्पीड बहुत है. इसी तरह और बहुत से ऐसे वेपन्स हैं. अब तो ड्रोन आपके पास अवेलेबल हैं, सर्वेलेंस के तरीके हैं, लेटेस्ट किस्म के GPRS सिस्टम है, गूगल मैप्स हैं, सैटेलाइट सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, बहुत कुछ है. तो जब इन बहुत कुछ के साथ इस दुनिया में जंग होगी तो कुछ बड़ी ताकतें एक तरफ होंगी, कुछ बड़ी ताकतें दूसरी तरफ होंगी, जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ. तो फिर दुनिया का क्या बनेगा? और इन तमाम जो आने वाले हालात हैं उसकी रीजंस एग्जामिनर ने आपसे शेयर कर दी हैं. ले जी. तो हमने ये तो लिमिट कर लिया कि हमारा जो मेन टॉपिक है, क्या इन चीजों को, इन फैक्टर्स को सामने रखते हुए हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं. ऑब्वियस सी बात है, जा रहे हैं. स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेन थीम निकालेंगे, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है. तो मैंने एक्सट्रैक्ट किया, कैन प्रेजेंट वर्ल्ड रश आउट from clash of civilization, economic meltdown, high proficiency of defense system and propaganda of social media, information warfare as
वॉरफेयर जोन, अच्छा ये थोड़ी सी ना मेरे ख्याल से लिखने में गलती हो गई है, और वी रीचिंग, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, टू थर्ड वर्ल्ड वॉर एज द वर्ल्ड इज witnessing as the world is witnessing clash of civilizations, high tech militaries, और क्या पॉइंट थे जी इसमें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, हाई टेक मिलिट्री है, इकोनॉमिक वॉर जोन्स हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इकोनॉमिक वॉर जोन्स एंड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसको आप ब्रैकेट में हाइब्रिड वॉर भी कह सकते हैं। नहीं जी, ये हमने इससे एक्सट्रैक्ट किया कि एग्जामिनर हमसे ये पूछ रहा है कि आर वी रशिंग टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर एज द वर्ल्ड इज विटनेसिंग clash of civilizations, high-tech militaries, economic war zones, information warfare. Step number 3, इसमें हम देखते हैं कि मेजर एस्पेक्ट्स क्या हैं, इस टॉपिक के मेजर एरियाज क्या हैं, फैक्टर्स ऑफ कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले तो आज की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो किन फैक्टर पे चल रही है, नंबर 1 हमने ये देखना है। नंबर 2, अकरेंसेस ऑफ इवेंट्स, हमें इसमें रीजनल ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, रीजनल वॉर्स नजर आ रही है, रीजनल इकोनॉमी नजर आ रही है, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज थर्ड वर्ल्ड वॉर। जो ऊपर वाली दो चीजें हैं अगर आप गौर से देखें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन और हाई टेक मिलिट्रीज, तो ये ग्लोबल पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिस तरफ जा रही है। आप देख रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री होते हुए भी, इकोनॉमिकली वल्नरेबल कंट्री होते हुए भी, 70 करोड़ की आबादी पॉवर्टी लाइन से नीचे होते हुए भी इंडिया आज भी अपनी मिलिट्री को एडवांस करने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए उसने रशिया से कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए हैं अभी रिसेंटली। उसके अलावा राफेल जो फाइटर जेट्स हैं उसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं 200 बिलियन यूएस डॉलर का फ्रांस के साथ, और उसमें भी और भी पैसे उन्होंने उनको देने हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी में, और दूसरी तरफ आप देखें तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन भी है। तो फैक्टर्स ऑफ कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये हमारा मेजर एस्पेक्ट है कि वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स, वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में, किस तरफ जा रही है। तो वो तो यही की तरफ जा रही है कि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन हो चुका है, और अब अपने अपने डिफेंस को या अपने ऑफेंस को बेहतर करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर करने के लिए तैयारी की जा रही है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। अकरेंसीज ऑफ इवेंट्स है इसमें, आप देख रहे हैं रीजनल ब्लॉक्स बन चुके हैं। आज से तकरीबन 19 साल पहले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मार्ज वजूद में आई, जो 1995-96 में शंघाई 5 के नाम से थी, जब चाइना रशिया का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ, और उसके बाद फिर ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान इसका हिस्सा बने। तो ये 6 ममालिक का जब ब्लॉक बना तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। फिर पाकिस्तान के डिफरेंट गवर्नमेंट्स, मुशर्रफ इरा में, उसके बाद जरदारी इरा में बड़ी कोशिशें की गई इसकी परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में परमानेंट मेंबरशिप हमें भी मिल गई, इंडिया को भी मिल गई। तो रीजनल ब्लॉक बना, और ये जो रीजनल ब्लॉक बना था SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इसको एंटी EU भी कहते हैं। ये यूरोपीय यूनियन के ओपोनेंट बना था, क्योंकि EU की एक फोर्स है जिसको नेटो कहते हैं, नॉर्दर्न ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो के तहत 27-28 मुल्कों की फौजें एक फौज बन गई थी, और ये बेसिकली कोल्ड वॉर इरा में इसलिए बनी थी कि इनको इशू था सोवियत यूनियन से, क्योंकि अब 2 मुल्क तो रह गए थे, एक अमेरिका और एक सोवियत यूनियन। तो अमेरिका ये चाहता था
کہ یورپ جو ہے وہ ایک ڈیفنس شیلڈ کے طور پہ بنے, اور ویسٹرن یورپ, کیونکہ ایسٹرن یورپ میں رشیا یعنی سوویت یونین کی بہت زیادہ آپ سمجھ لیں ڈومیننس تھی. اس کے نتیجے میں پھر سوویت یونین نے وارسا پیکٹ بنایا. جب وہ ختم ہو گیا, سوویت یونین 1989-90 میں ڈسممبر ہو گیا, 15 ریاستیں بن گئی, ان 15 ریاستوں میں سے 6 مسلم ریاستیں سینٹرل ایشین ریپبلکس بن گئی, تو وارسا پیکٹ بھی ختم ہو گیا. لیکن دوبارہ 4-5-6 سالوں بعد شنگھائی آرگنائزیشن بنی, اور شنگھائی 5 بنی, جو کہ پھر بعد میں 2001-2002 میں شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن بن گئی. اور 2005 میں شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن نے ریٹس بنایا, ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر, ریٹس کے نام سے. اس میں انہوں نے کیا کہا کہ جو وار آن ٹیرر پہ امریکہ جنگیں لڑ رہا ہے, اس بہانے سے شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کے جو ممبر کنٹریز ہیں, جس میں کچھ مسلم کنٹریز بھی ہیں, ان میں ٹیررزم کے نام پہ امریکہ داخل نہ ہو جائے. کیونکہ ازبکستان میں, تاجکستان میں اور ترکمانستان میں امریکہ نے کچھ ہوائی اڈے لیے ہوئے تھے ان ملکوں سے, کیونکہ ان کو ایڈ بھی کیا ہوا تھا, تو ان کے ہوائی اڈے جو تھے امریکہ کے پاس تھے. تو اس وجہ سے ان کو تھا کہ چائنا رشیا بلاک کے اندر امریکہ انٹروین کر سکتا ہے, تو انہوں نے ریٹس ریجنل اینٹی ٹیررزم سٹرکچر بنایا کہ ٹیررزم سے ہم خود فائٹ کر لیں گے. اصل میں ریٹس جو بنا تھا یہ اینٹی نیٹو بنا تھا. تو اگر آپ دیکھیں ریجنل بلاکس بن گئے. اس کے علاوہ 2011 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی, پاکستان نے اس کو چیئر کیا تھا, آصف علی زرداری جو تھے اس کے چیئرمین بنے تھے, because he was then the president of Islamic Republic of Pakistan. اس کو D8 کہتے ہیں, ڈیولپنگ 8 کنٹریز کہتے ہیں. اسی طرح آپ اگر ایشیا پیسیفک ریجن میں دیکھیں تو آسیان, ایسوسی ایشن آف ساؤتھ ایسٹ ایشین نیشنز آپ کو ملتی ہیں, ان کا ایک ہے. پھر 2012-13 میں جو پالیسی فریم ورک دیا, جب دوسری بار گورنمنٹ میں آیا, بلکہ 13-14 میں اوباما, تو اوباما کا پالیسی فریم ورک یہ تھا کہ اس نے کہا تھا کہ ہم کافی عرصہ پرشین گلف میں انوالو رہے اور وار آن ٹیرر میں انوالو رہے, اور جو ایشیا پیسیفک ریجن ہے اس کو ہم نے اگنور کیا, تو اب ہم ایشیا پیسیفک ریجن میں آئیں گے. اس کا آسٹریلیا کے ساتھ بھی رابطے ہوئے, ایشیا پیسیفک ریجن کے جو ممالک ہیں وہاں پر بھی ہوا, سنگاپور بھی گیا, اور بہت سے ممالک اوباما گیا, اور اس نے پیوٹ پالیسی اس کو اپنی کہا, تو اس نے انٹروین کرنے کی کوشش کی اب اس ریجن میں بھی. تو وہاں پہ بھی ایک بلاک چونکہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا تھا, اور آسیان کی جو آپس میں 10 ملکوں کی ٹریڈ ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. تو اگر آپ دیکھیں تو شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن ایک طرف نظر آتا ہے, آسیان نظر آتا ہے, D8 کنٹریز آپ کو نظر آتے ہیں, سارے کے سارے اسلامک کنٹریز ہیں. تو ریجنل بلاکس بن رہے ہیں, گلف کوآپریشن کونسل آپ کو نظر آتی ہے, OIC نظر آتی ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن نظر آتی ہے, اس کے علاوہ عرب لیگ نظر آپ کو نظر آتی ہے, EU یورپی یونین نظر آتی ہے. پھر نان رجسٹرڈ نان لیجیٹیمیٹ آرگنائزیشن G7, G10, G20 یہ آپ کو ملتی ہیں, G77 آپ کو ملتی ہیں. کچھ ملٹی نیشنل کارپوریشنز آپ کو نظر آتی ہیں جن کا بہت زیادہ انفلوئنس ریجنز کیا ہے یا ریجنل پالیٹکس پہ ہے. تو یہ ریجنل بلاکس بن گئے, اور یہ ریجنل وارز بھی شروع ہو گئی. اگر آپ دیکھیں تو بہت سی وارز ایسی ہیں جو کچھ ریجنز میں ہو رہی ہیں. ایگزامپل کے طور پہ آپ کو سیرین کرائسس نظر آتا ہے, آپ کو ٹیونس کے اندر نظر آتا ہے, پھر آپ کو سعودی عرب کا جو ہے کانفلکٹ نظر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ایران کا پچھلے دنوں امریکہ سعودیہ کے ساتھ کانفلکٹ سامنے نظر آ رہا تھا. اس کے علاوہ جو ایک لیبیا ہے, مصر, ایجپٹ ہے, وہاں پر ہے. اس کے علاوہ انڈیا پاکستان کے آپ دیکھ لیں تو ریجنل وارز کے چانسز ہیں. تو اس طرح کے ریجنل وارز بھی ہے. پھر ریجنل اکانومی ایمرج کی ہے 2001 کے بعد, جب پاکستان کے پریزیڈنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب نے ایک پالیسی دی تھی, فنل پالیسی اس کو کہتے ہیں, جس میں اس نے کہا تھا کہ پورا جو سینٹرل ایشیا ہے, رشیا ہے اور چائنا ہے, اس کو ہم ایک فنل کے تھرو ہاٹ واٹر تک لے کے آئیں گے رشیا کو, اور افغانستان جو لینڈ لاک ہے اس کو بھی ایکسیس دیں گے ٹریڈ کی, اور تب گوادر ڈیولپ کرنے کی مشرف نے بات کی. جو بعد میں 2009 کے بعد ایک نیا معاہدہ ہوتا ہے, ایک نئی طرف ہم جاتے ہیں, نواز شریف گورنمنٹ آتی ہے, تو سی پیک کے نام سے 2011, 12, 13 میں ہمیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور نظر آتا ہے, اور 2015 میں ہمیں ایک اور بہت بڑا انکشاف ہوتا ہے کہ یہ سی پیک صرف ایک اکنامک کوریڈور نہیں ہے, اس طرح کے اور بہت سے اکنامک کوریڈور ہیں. یعنی یہ اکنامک کوریڈور ایک بڑے کوریڈور کی ایک شاخ ہے, اور جس کو اوبور کہتے ہیں, ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو آف چائنا کہتے ہیں. اوبور میں کیا ہے, چائنا ویسٹرن ایریاز میں, جو کہ چائنا کے ویسٹ
साउथ में हम आते हैं तो सी पैक करेगा, उसके अलावा वो जर्मनी तक पाइपलाइन बिछाएगा, वहां से वो फ्रांस को एक्सेस करेगा, और उस पाइपलाइन में रशिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, रशिया अपनी जो है एक्सपोर्ट करेगा एनर्जी को, जिसमें उसका फ्यूल आता है, उसकी नेचुरल गैस आती है, तो वो उस एरिया को कवर करेगा, अपने मार्केट को भराएगा। इसके साथ साथ म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया और ईस्ट एशिया की तरफ चाइना, ओबोर के दूसरी शाख जो दूसरे एंड पे जाता है। तो इस तरह के 5 शाखें हैं ओबोर की, वन बेल्ट वन रोड की। तो ये जो रीजनल इकोनॉमी को बूस्ट दे रहे हैं आसियान के मॉडल के ऊपर, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मॉडल के ऊपर, चाइना पाकिस्तान मॉडल के ऊपर, और सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट नहीं दे रही है, इसके साथ साथ मिलिट्री को भी बूस्ट दे रहे हैं, रीजनल ब्लॉक्स भी बन रहे हैं, और जो अमेरिकन डोमिनेशन है उसको भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप देखें थर्ड वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं होगी, जब यूरोप को लिमिट कर दिया जाएगा, जब अमेरिका को इंटरवीन नहीं करने दिया जाएगा, जब पर्शियन गल्फ को एक अलग आइडेंटिटी मिलेगी, ब्लॉक्स बन जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है फिर वही पुराना फिनोमेना आईआर में जो हम पढ़ते हैं, जब 4 या 5 बड़ी ताकतें होती हैं तो फिर बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज करता है। जब वन वर्ल्ड ऑर्डर होता है, जिस तरह अमेरिका का 1991 के बाद देखा जा रहा था कि यूनिपोलर वर्ल्ड है, तो वो और कॉन्सेप्ट था। तो इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। मैंने चूंकि आपसे थोड़ी सी बैकग्राउंड इसकी डिस्कस करने की, आगे बहुत सी बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, मैंने उसकी आउटलाइन बनाई। अब इसके थिंकिंग पैरामीटर क्या हो सकते हैं, तो आप याद रखिएगा इस टॉपिक में कहीं पे भी एग्जामिनर ने पाकिस्तान का लफ्ज नहीं, क्योंकि मैंने खुद ही फ्रेज किया है, तो इसमें स्पेसिफाई किसी कंट्री को नहीं किया गया। एक जनरल टॉपिक है कि दुनिया जो है वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को विटनेस कर रही है, इकोनॉमिक वॉर जोन्स को, हाईटेक मिलिट्री को, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर। तो क्या कलेक्टिवली दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ तो नहीं जा रही? तो इसका मतलब यह है किसी एक कंट्री से स्पेसिफिक नहीं है, ये तो एक ग्लोबल एरिया के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इसमें नेशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, रीजनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, ग्लोबल एस्पेक्ट्स क्या हैं, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं, रिलीजियस एस्पेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के पीछे कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी होती है, और बहुत से ममालिक दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी जो है वो, अगर आप उसकी रूट देखें, उसकी जड़ें देखें, तो वो मजहब पे आती हैं। जिस तरह दुनिया के 57 ममालिक वो हैं जो कि इस्लामिक कंट्रीज हैं, बेशक इस्लाम के नाम पे नहीं भी बने, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो उनकी रूट्स तो इस्लाम से जाके मिलेंगे। इस तरह अगर आप सिविलाइजेशनल ट्रेंड को देखो तो चाइनीज बैकग्राउंड में अगर जाके देखें तो वो एक बुद्धिस्ट सोसाइटी और कन्फ्यूशियस को मानने वाली है, एक कन्फ्यूशियस बैकग्राउंड है उनकी, एक आइडियल जेंटलमैन का कॉन्सेप्ट जो कन्फ्यूशियस देता है वो उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह अगर आप इंडिया को देखें तो वो धर्मा के कॉन्सेप्ट को मानते हैं, उनका जो धर्म या हिंदुत्व का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह वेस्ट में अगर आप जाके देखें तो वहां पर नेशन स्टेट के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी आइडेंटिटी है। फिर भी क्रिश्चियन वर्ल्ड ऐसा वर्ल्ड है जो अभी भी वेस्ट को डोमिनेट कर रहा है। वहां का जो कैथोलिक चर्चेज है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। पोप बेंटिक जो है 163rd पोप जो उनका है वो डोमिनेट करता है, उसकी आज भी बात मानी जाती है। फिर आप अगर इजराइल में जाके देखें तो जो इजराइल के रब्बी हैं, उनके सबसे बड़े जो वो राहब होते हैं, उनकी जो इबादत या उनके बारे में जो जो अब तलमूद या तौरा के बारे में बताते हैं, प्रिडिक्शंस करते हैं, उनके वो लोग इस वक्त 3 बड़े लोग वहां मौजूद हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, और उनकी प्रिडिक्शन जो है, और जो अश्कनाजी ज्यूज हैं, इसके अलावा जो बड़े ही स्ट्रिक्ट किस्म के जूस हैं, उनके बिलीव्स और हैं, और वो उनके कल्चर, उनकी चीजें जो हैं वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सिस्टम के साथ। फिर पॉलिटिको इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इसके ऊपर हम सोच सकते हैं। तो ये हमारा 4 पॉइंट होता है। किसी भी ऐसे को या किसी भी इंग्लिश ऐसे के टॉपिक को जब हम सामने देख लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उस टॉपिक को फ्रेम करने के लिए सोचना किस एस्पेक्ट पे है उसको भी पेन डाउन करते हैं, ताकि हम टू द पॉइंट थिंकिंग करें, और जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो टू द पॉइंट ही हमारे पॉइंट्स बने। और ये जो मेजर फैक्टर्स हैं इनको ज़हन में रखते हुए हम अपने ऐसे की आउटलाइन बनाते हैं, यानी वेरिएबल डेवलप करते हैं। और आपको इस चीज का पता है कि जो वेरिएबल हम डेवलप करते हैं या जो रफ आउटलाइन हम बनाते हैं उसके लिए क्या चीज है, उसमें 3 कांस्टेंट होते हैं, यानी 3 हेडिंग्स आपके ऐसे में आएंगी ही आएंगी जिस मर्जी टॉपिक पे आप ऐसे कर रहे हैं। जैसे इंट्रोडक्शन बड़ा जरूरी है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन वाली हेडिंग जरूरी है, और कंक्लूजन की हेडिंग जरूरी है। बीच की जो बॉडी है, जो 80% मटेरियल जिसमें आपने लिखना होता है, अब इसमें आपने हेडिंग्स खुद से बनानी है। तो वो खुद से बनाने के लिए आपके पास एक तो मेजर फीचर्स आप अपने ऐसे के पेन डाउन करते हैं कि इन एरियाज के ऊपर आपने ज्यादा बात करनी है,
تو اب हेडिंग इनको सामने देखते हुए आप बनाएंगे और इन एरियाज पे क्या बात करनी है उसके आप थिंकिंग पैरामीटर आप बना लेते हैं। तो मैंने एक छोटी सी आउटलाइन बनाई है, आपसे शेयर करता हूँ। नंबर 1 तो जैसे कि इंट्रोडक्शन होगा इसका पहला। नंबर 2 पे जाते हैं, तो नंबर 2 पे हमारे पास आता है कॉन्सेप्चुलाइजिंग द टर्म्स। अब ज्यादा टर्म्स हमने क्योंकि बात करनी है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक वॉर जोन्स, हाईटेक मिलिट्री, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो इसको हम कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ इसके ऊपर लिखेंगे ताकि एग्जामिनर की फेमिलैरिटी भी हो जाए और एग्जामिनर के पास एक पॉजिटिव जेस्चर भी चला जाए कि जो कैंडिडेट इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा है उसकी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है इन टर्म्स के बारे में। अब हम आ जाते हैं अपने मेजर हेडिंग्स की तरफ, जिसको वेरिएबल हेडिंग कहते हैं। तो हाउ कुड द एग्जिस्टिंग पॉलिटिको इकोनॉमिक फैक्टर्स लीड अस टुवर्ड्स थर्ड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि मेन टॉपिक तो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ ये चीजें हमें लेके जा रही हैं। तो अब वो सवाल पैदा करता है, कैसे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कैसे हाईटेक मिलिट्रीज, कैसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कैसे इकोनॉमिक वॉर जोन्स हमें तीसरी जंग की तरफ धकेल रहे हैं। तो जैसा जब आप अपनी मिलिट्री क्यों हाईटेक कर रहे हैं, क्यों अपने अपने जोन्स बना रहे हैं, क्यों अपने अपने रीजन्स की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्यों आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को प्रमोट कर रहे हैं और मुल्क इस वक्त कर रहे हैं। आप ट्रंप को देख लें, ट्रंप व्हाइट्स और अमेरिकन व्हाइट्स की बात करता है, बाकी वो कहता है निकल जो, उसने मैक्सिको के साथ अपनी इतनी बड़ी दीवार बना दी। और कोविड-19 ने तो पूरी दुनिया को ये मैसेज दे दिया कि हर मुल्क अपनी अपनी दौड़ लगा रहा है, वैक्सीन बनाने में हो, सेफ्टी मैयर लेने में हो, लॉकडाउन करने में हो, फ्लाइट्स कैंसिल करने में हो। आज भी आप देख लें मौजूदा हालात क्या हैं, पाकिस्तान की बहुत सी जगहों पे मुल्कों में फ्लाइट्स बंद हैं। उसकी वजह क्या है? तो मुल्क अपनी अपनी दौड़ लगा रहे हैं। तो इसका मतलब हम सब अपनी अपनी प्रिपेयर्डनेस की तरफ हैं। तो कैसे हैं, इसके ऊपर हम पॉइंट बनाएंगे और ये जितने खाली जगह हैं, ये ब्लैंक्स है, इसको फिर हम आउटलाइन से फिल करेंगे। उसके बाद आते हैं अगला सवाल, how the world could save existing human civilization from the menace of third world war। तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले कहा था कि एग्जामिनर अगर आप टॉपिक को गौर से पढ़ें तो टॉपिक में प्रॉम्प्टर्स होते हैं। प्रॉम्प्टर्स का मतलब ये होता है कि एग्जामिनर किस तरफ इशारा कर रहा है। तो कंटेम्परेरी वर्ल्ड का विटनेस करना, मैनेज ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को, इकोनॉमिक वॉर जोन्स को, हाईटेक मिलिट्रीज को, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को, बाय एनी मींस कोई शख्स ऐसा नहीं है जो ये नहीं कहेगा कि हम तीसरी जंग अजीम पे नहीं जा रहे। तो इसके ऊपर जब हम लिख देते हैं कि ये वो फैक्टर हैं जो हमें लेकर के जा रहे हैं तीसरी जंग अजीम पे, तो फिर हमने जाहिर सी बात है कुछ सोल्यूशन भी तो देना है ना। अब सिर्फ जंग की तरफ जा रहे हैं तो बच सकते हैं कि नहीं बच सकते, इसके ऊपर हम कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे और आखिर में हमारा कंक्लूजन होगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम जितनी भी एफर्ट करेंगे ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने में, नंबर 1, एंड नंबर 2 ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे नए से नए टॉपिक को अटेम्प्ट करने में, नए से नए लिटरेचर को पढ़ने में, नॉलेज बेस बनाने में, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग या कॉन्सेप्चुलाइजेशन करने में, और उसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग करने की कोशिश करेंगे। उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को सोचेंगे, पेन डाउन करेंगे, उतनी ही ज्यादा फ्लुएंसी आएगी, रवानी आएगी हमारे लिखने में भी, हमारे सोचने में भी। और जब आप इस वे से चीजों को अटेम्प्ट करते हैं तो आप बिलीव करें, इस 8-9 साल में मैंने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को भी विटनेस किया है जब वो एग्जाम में बैठते हैं और पेपर अटेम्प्ट करके जब शेयर करते हैं तो बाज का स्टूडेंट कहते हैं कि सर जिस मेथोडोलॉजी से हमने आपसे पढ़ा या जिस मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए हमने सेल्फ राइटिंग की, खुद से टॉपिक्स पिक किए, खुद से उनको ब्रेनस्टॉर्म किया, खुद से आउटलाइंस बनाई, तो ऐसा महसूस हो रहा था एग्जाम में बैठे हुए कि 10 के 10 टॉपिक पे हम ऐसे लिख सकते हैं। इट मीन्स दैट कि आपने कोशिश ये करनी होती है सिक्योर प्रिपरेशन के लिए कि पहले तो कुछ एरियाज प्रिपेयर कर लें, सोशल एस्पेक्ट्स कर लें, कंटेम्परेरी अफेयर्स के कुछ एरियाज कर लें, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स कर लें, कुछ मेजर एरियाज होते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के जिसमें से ऐसे एक्सपेक्टेड होता है वो तैयार कर लें। यानी ये तो आपका नॉलेज बेस है। लेकिन ये तो है कि अगर कोई बड़े मुश्किल किस्म की स्टेटमेंट्स आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे। लेकिन जो मेथोडोलॉजी मैं इनकरेज करना चाहता हूं आपको एक परमानेंट, एक अच्छा एक्सप्रेसिव राइटर बनाने के लिए, दैट इज
کہ آپ ہر ایریے کے اوپر زیادہ سے زیادہ بات کرنے کی کوشش کریں. آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ ہم نے جتنے ایریاز ڈسکس کیے، کل سے آنورڈز ون بائی ون ایک ایک ایریا پہ ہم برین اسٹارمنگ کریں گے اور ان ڈیٹیل ان پارٹس اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. اور میں کچھ اسائنمنٹس بھی دوں گا. اسائنمنٹ میرے پاس انفارچونیٹلی ابھی 2 بندوں کی آئی ہے، تو زیادہ بندے یا اسٹوڈنٹس اگر اسائنمنٹ نہیں جمع کرائیں گے تو نقصان ان کا یہ ہوگا کہ ہم ایک اسپیسیفک سیشن میں انٹریکٹ کر سکتے ہیں. پورا سال تو نہیں میں سب کو ایک ہی ردم میں پڑھا سکتا، نئے سے نئے سیشن بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آپ سات اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کروائیں گے، یعنی جو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا، تو آپ کی ایویلیویشن اور کریکشن نہیں ہو پائے گی. اور جب اسٹوڈنٹ بعد میں آتے ہیں تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے پاس آلریڈی تھرو آؤٹ دا ایئر اسیسمنٹ کے لیے کچھ انٹرویو پریپیئر کرنے آئے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی ایگزام چل رہا ہوتا ہے، کسی کا کچھ چل رہا ہوتا ہے. بینگ اے پی ایچ ڈی ریسرچ اسکالر، ریسرچ کے لیے لوگ آئے ہوتے ہیں، جو پرائیویٹلی کچھ تھیسس سپرویژن کے لیے لوگ اپنی اسیسمنٹ کروانے میرے پاس آئے ہوتے ہیں. تو میرے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے. تو اگر آپ ساتھ ساتھ سیشن کے دوران کریں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی ہے، میرے لیے بھی آسانی ہے. وش یو بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.